खास खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव सिर पर है, लेकिन वहां अभी भी तमाम दल गठबंधन के गणित में ही उलझे हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर पेंच इस कदर फंसा हुआ है कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भी टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। सभी पक्ष हालांकि माथापच्ची में जुटे हुए हैं, लेकिन नतीजा अभी तक ढाक के 3 पात जैसा ही है। कोई भी दल झुकने को तैयार नहीं है, लिहाजा गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल जस के तस बने हुए हैं। इसी से जुड़ी हमारी खास पेशकश है गर्दिश में गठबंधन, जिसमें महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान से हम आपको वाकिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी शिवसेना की दोस्ती अब इतिहास बन जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुताबिक बीजेपी को उन्होंने आखिरी ऑफर दे दिया है और बीजेपी की ओर से फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूर करने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी गठबंधन बचाने की बात तो कर रही है, लेकिन तलखी उनके बातों में भी कम नहीं है। वहीं बीजेपी ने उद्धव को सीएम पद के लिए बाला साहब ठाकरे का पुराना फॉर्मूला याद दिलाकर और नाराज कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के 25 साल पुराने गठबंधन की गांठ इतनी उलझ गई है कि अब कोई नया फॉर्मूला भी काम नहीं आ रहा। हालांकि शिवसेना कोर कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अंतिम कोशिश की बात कही तो महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से जवाब आया कि दोस्ती में अंतिम कुछ नहीं होना चाहिए। अनेक गोष्टी घडलेल्या आहेत 25 वर्षामध्ये। नाही, या बऱ्याच गोष्टी आहेत। आता मला गुलाबराव या सगळ्या काढायच्या नाहीयेत, कारण माझी अजूनही मनापासून इच्छा आहे की युती राहावी, ही माझी मनापासून इच्छा आहे। हालांकि मीडिया के सामने बीजेपी और शिवसेना दोनों ही गठबंधन को बचाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर तलखी कुछ इस कदर बढ़ी कि पुराने जख्म भी कुरेदे जाने लगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी की सियासत बाला साहब ठाकरे के कारण ही बची है। अहमदाबादची दंगल झाली, सगळा देश एका वेगळ्या भावनेने होरपळत होता आणि मग एक वातावरण निर्माण झालं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। शिवसेना प्रमुख त्याला साक्ष लालकृष्ण अडवाणी मी आहे आणि साहेबांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं, नाही अडवाणी जी, नरेंद्र भाई को हटाना नहीं, मोदी गए, नरेंद्र भाई गए तो गुजरात गया, मोदी को नहीं हटाना। तो बीजेपी ने उद्धव को याद दिलाया कि गठबंधन में हमेशा हम ही कुर्बानी देते आए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दे चुके हैं, मतलब उनको हम लोग हमारी सीट देते आए हैं, पर उन्होंने एक भी सीट हम लोगों को नहीं दी। तो काडर का प्रेशर हमारे ऊपर ये है कि कम से कम इतना तो उनसे ले लो कि जो 25 साल में कभी जगह उनकी चुन के ही नहीं आई, वो कम से कम हमारे हाथ में लेके हम लड़के तो देखें। हालांकि महायुति को बचाने की चिंता बीजेपी नेताओं ने भी दिखाई, लेकिन ये भी साफ कह दिया कि गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए बाला साहब के समय से चला आ रहा फॉर्मूला ही लागू रहना चाहिए। सीटों के बारे में उनको बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सीटिंग सीट हम लोगों को दो, और या कभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय नहीं किया कि जो मुख्यमंत्री को पद सामने रख के हम लोगों को इतनी सीट दे। 89 में भी ये तय हुआ था कि जिसकी सीटें ज़्यादा आती है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनता है, और वो चलते आया। जब 89 के बाद में जब हमारे असेंबली में इलेक्शन हुआ, ज़्यादा सीटें शिवसेना के, वो तो अपोजिशन लीडर बना। 95 में शिवसेना की ज़्यादा सीटें आई, वो मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी ज़्यादा सीटें आई, हम लोग अपोजिशन लीडर में चले गए। बात जब गिले शिकवे तक पहुंची तो बीजेपी ने आमने सामने बैठकर बात करने की बजाय मीडिया में बात कहने का भी उलाहना शिवसेना को दे डाला। और हो सके तो 130 भी चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने तो आज जो प्रस्ताव टीवी पे, और मैं समझता हूँ कि टीवी पे ऐसे प्रस्ताव ना आते, सामने हमने बैठे तो प्रस्ताव में सामने हमने चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का 25 साल से चला आ रहा गठबंधन सत्ता पाने की चाहत में अब बिखरता दिख रहा है। इधर उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच दावा किया है कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें सत्ता सौंपना चाहती है।
तो मोदी लहर पर सवार बीजेपी भी अपना दावा कमजोर मानने को तैयार नहीं दिखती। बहरहाल शिवसेना अध्यक्ष की माने तो उन्होंने तो अपनी अंतिम कोशिश कर दी है, यानी शिवसेना गठबंधन से अलग होकर अपने अस्तित्व के बारे में सोच रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी को भी ये मंजूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कोई नया नहीं है और 25 साल पुराने सियासी गठबंधन ने रिश्ते में कई उतार चढ़ाव भी देखे। सवाल उठता है कि क्या दोनों ही पार्टियां खुद को एक दूसरे से अलग कर महाराष्ट्र के चुनाव में विजय हासिल कर पाएंगी। शिवसेना बीजेपी गठबंधन में पड़ी दरार सियासी चर्चाओं के बीच में है। कई वजह हैं इसके, लेकिन बड़ी वजह ये कि आखिर सियासत में गठबंधन क्या सीटों के बंटवारे तक ही सीमित होता है। 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी ने 119 और शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 1989 से शिवसेना और बीजेपी के बीच राजनीतिक गठबंधन हुआ और दोनों ही पार्टियों ने 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ लड़ा और विजय भी हासिल की। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी बने, लेकिन तब शिवसेना की कमान सीधे सीधे बाला साहेब ठाकरे के हाथों में थी और वो हमेशा से इस बात पर साफ थे कि वो खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। लेकिन बाल ठाकरे के निधन के बाद अब पार्टी की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में है और उद्धव ने ये साफ कर दिया है कि वो सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर है शिवसेना की सियासत करने का स्टाइल भी बदल चुका है, लिहाजा पार्टी की राय भी बदली हुई है। इधर बीजेपी को लगता है कि वो मोदी के नाम पर ही महाराष्ट्र की जनता का वोट बना सकती है, सो बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। शिवसेना की प्रवृत्ति की बात करें तो पार्टी मुंबई और कोंकण तटीय क्षेत्रों में खुद को असरदार मानती रही है, लेकिन 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से उलट रहे, क्योंकि शिवसेना को अपने ही क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। जाहिर है कई पेंच अभी भी फंसे हैं और जहां तक बात चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की है तो उससे भी साफ हो गया है कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ती हैं तो महाराष्ट्र में इस गठबंधन के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत पाने की हैसियत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। वैसे एक वक्त था जब एनडीए में शामिल दलों की तादाद कहीं ज्यादा थी। हालांकि बाद में इसमें शामिल दलों की संख्या 3 ही रह गई, जिसमें जेडीयू और शिवसेना शामिल थी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के मुद्दे पर जेडीयू ने साथ छोड़ा तो बाद में कुछ और दलों ने की एनडीए में एंट्री हो गई और अब सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में खटास आ गई। सियासी गठबंधन का हिसाब भी बहुत अजीबोगरीब होता है। कौन कब किसके साथ हो और कौन कब किसका विरोधी बन जाए, कहना मुश्किल है। एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो पार्टी कभी उसकी दोस्त रही है वो अब दुश्मन बन चुकी है और जो कभी दुश्मन रहे वो दोस्ती निभा रहे हैं। फिलहाल इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले और बाद की बात अगर करें तो उसे सबसे बड़ा झटका दिया जेडीयू ने। कभी बीजेपी की सबसे बड़ी भरोसेमंद रही पार्टी जेडीयू ने पिछले साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज होकर साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा 17 साल की दोस्ती झटके में टूटने में देर नहीं लगी और फिर दोनों ओर से एक दूसरे की छिछालेदर का सिलसिला तेज हो गया। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख देखने के लिए तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले किए गए, यहाँ तक कि साथ के राज भी बेपर्दा होते चले गए। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को नए साथी नहीं मिलने की बात भी गलत साबित होती गई। गुजरात दंगों को लेकर एनडीए का साथ छोड़ने वाली रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एक बार फिर साथ चलने को राजी हो गई। कभी मोदी के नाम से ही भड़कने वाले रामविलास पासवान अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने की दुहाई देकर उन्हीं के बगल में नजर आने लगे और फिर लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दम पर मिली कामयाबी के बाद रामविलास आज मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं।
हालांकि चुनाव बाद एक तरफ किसी को ताज मिला तो किसी को मायूसी। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी HJC यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बिश्नोई को उम्मीद थी कि बीजेपी उसे सम्मान देते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई। यहां तक कि हरियाणा जनहित कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। शायद लोकसभा चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के चलते बीजेपी कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भर गई और HJC को भाव देना उसने मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा 3 साल साथ चलने के बाद बिश्नोई भी बीजेपी को टाटा बाय बाय कर चले और अब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना की दोस्ती भी नाजुक मोड़ पर नजर आ रही है। तो बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, हमारे साथ तो गठबंधन बुनियादी बात पर टूटा है, लेकिन ये पक्का है, उनके साथ रहकर हमने अनुभव किया है कि वो धीरे धीरे अलायंस भी करते हैं और अलायंस को कैसे छोटा किया जाए फिर समाप्त किया जाए, ये 2 स्टेज उनकी हैं। वो हर एक के साथ होगा, ये हजका के साथ हो गया, अब नंबर है महाराष्ट्र का। जाहिर है बीजेपी से रास्ता अलग होने के बाद जेडीयू उसकी बखिया उधेड़ने का कोई मौका नहीं गंवाती। वैसे एनडीए के कुनबे में बहुत उथल पुथल मच चुकी है। कभी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जयललिता की पार्टी AIADMK और इसके साथ ही कई दूसरी पार्टियां उसका हिस्सा हुआ थी, लेकिन सियासी हालात के हिसाब से अब सूरत बहुत बदल चुकी है। लिहाजा रिश्ते भी बदले हालात की तरह ही निभाए जा रहे हैं, जिसकी सबसे ताजा मिसाल बीजेपी शिवसेना के रिश्ते हैं, जो 25 साल के बाद अब नाजुक दौर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ही नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों दलों के बीच अभी तक सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है और कांग्रेस ने एनसीपी के लिए दिए गए अल्टीमेटम के जवाब में साफ कर दिया है कि वो उनके लिए 125 से ज्यादा सीटें नहीं छोड़ सकती। उधर 144 सीटों की मांग करने वाली एनसीपी भी मानने को राजी नजर नहीं आ रही। यहां तक कि कांग्रेस की तरह अब वो भी अकेले अपने दम पर मैदान में कूदने की बात कर रही है। महाराष्ट्र में अगले महीने ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक सियासी पार्टियां गठबंधन के गणित में ही उलझी नजर आ रही हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच अभी तक सीटों पर बात नहीं बन पाई है। ये अल्टीमेटम कोई इस तरीके से ये नहीं होता है। तो सबसे महत्व की बात है कि उनको जो आखिर बताया गया है कि कितने जगह पे हम देना चाहते हैं, वो कोई आंकड़ों पे अड़े हुए हैं, तो इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी। माणिकराव ठाकरे साहब का जो बयान आ रहा है कि हम 114 से आगे नहीं बढ़ेंगे और हम एनसीपी से छोड़ दें, मैं उनको बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमने 144 की डिमांड की थी, सारा महाराष्ट्र सारा देश जानता है। अगर वो 114 की बात करते हैं तो बात करने से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा अगर वो इसमें विलम्ब लाते हैं आखिरी क्षण तक, तो कांग्रेस ये ना समझे कि हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। हमारी अपनी ताकत है, हमारे 288 उम्मीदवार भी तैयार हैं और हम दोनों विकल्पों के लिए तैयार हैं। एनसीपी के दिए गए अल्टीमेटम पर कांग्रेस ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि उसे 125 सीट से ज्यादा देना गंवारा नहीं, लिहाजा वो अपने दम पर मैदान में कूदेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने शनिवार को भी पार्टी का ऐसा ही रुख जाहिर किया था। एनसीपी जो कुछ बातों पर जो अड़ी हुई है, अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो हमें अलग से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शनिवार शाम ही कांग्रेस को फैसले के लिए 1 से 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी को कुल 288 में से आधी सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हमारी इतना ही इसमें राय है कि 124 जगह तो हमारी एनसीपी की पहले से ही थी, और अब हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह 124 से बढ़ाकर आधी मतलब 144 जगह कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बंटवारा हो।
गौरतलब है कि 2009 के चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 174 जबकि एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार एनसीपी 144 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं, जबकि कांग्रेस ने उसकी मांग को सिरे से नकार दिया है। लिहाजा अब दोनों दलों के 15 साल पुराने गठबंधन पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। संजय प्रभाकर, P7 न्यूज, मुंबई। हालांकि एनसीपी से सीटों पर जारी रस्साकशी के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता अशोक चौहान ने विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद भी जताई है। ये कोशिश लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कर रहे हैं कि एक रीजनेबल अगर सीट्स का बंटवारा हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। इस बात से मैं वाकिफ हूँ। तो प्रयास ये है, देखते क्या होता है, पर एक आध दो दिन में ये फैसला होने की उम्मीद है। अब आपको एक के बाद एक 3 रिपोर्टर बताएंगे महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान की कहानी अपनी जुबानी। महाराष्ट्र विधानसभा में महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के बीच के गठबंधन में खींचातानी अब भी लगातार जारी है। हालांकि शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को महज 119 सीट ही दे पाएगी, लेकिन बीजेपी इन चुनावों के लिए महाराष्ट्र से 130 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच बातचीत लगातार फेल हो रही है। बीती रात हुई महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत भी फेल हो गई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को अपना फॉर्मूला बताने को तैयार हैं, जिसमें वो 151 सीट पर लड़ेंगे और बीजेपी को 119 सीट देंगे और बाकी की जो बची हुई सीट है वो दूसरे दलों को दी जाएगी। इसके बाद बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो महज वो सीट एक्स्ट्रा चाहती है जिस पर शिवसेना अब तक नहीं जीत पाई है और उन्हें महज 5 से 10,000 वोट के बीच ही इन सीटों पर मिल पाए हैं और कई सालों तक अपने उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी शिवसेना इन सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों को जिताने में नाकामयाब रही है। उन सीटों को बीजेपी चाहती है कि अपने उम्मीदवार वहां पर उतारे और जिसके बाद बीजेपी शायद उन सीटों पर जीत पाए। इस बात को लेकर हालांकि अब तक दोनों ही पार्टियों के बीच खींचातानी चल रही है, दोनों में सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पदाधिकारियों के सामने दिए गए भाषण में साफ कर दिया है कि बाला साहेब ठाकरे ने जो महायुति बनाई थी वो हिंदुत्व के मुद्दे पे बनी थी और अब इस सीट शेयरिंग के महज मुद्दे को लेकर जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले खींचातानी चल रही है उससे बेहद वो उद्धव ठाकरे जो हैं दुखी हैं और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी को ये बात समझ में आएगी कि जिस तरह से महायुति जिस मुद्दे को लेकर बनी थी वो मुद्दा जारी रहना चाहिए और इसको लेकर बीजेपी शायद हो सकता है आने वाले दिनों में अपना रुख साफ करे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि वो 130 सीट चाहते हैं अपने उम्मीदवारों को उतारना उन सीटों पर जिस पर शिवसेना अब तक चुनावों में नहीं जीत पाई है। लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी बात पर कायम है। लगातार कई बैठकों के बाद भी ये मसला जो है फिलहाल सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने पदाधिकारियों के सामने ये बात भी कबूली है कि वो किसी भी हाल में इस साल के चुनाव में महाराष्ट्र में सत्ता चाहते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सख्त नज़र आ रही है, साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कबूली की है ये बात कि इस तरह की जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला होते हैं वो मीडिया के सामने नहीं बल्कि कमरे में बैठकर बातचीत करके सुलझाए जा सकते हैं। दूसरे फॉर्मूला भी हम आजमा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के बीच लगातार बातचीत फेल होती नज़र आ रही है तो महायुति पर भी जो है वो सवाल उठने लगे हैं कि आने वाले समय में जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी करनी है, कैंपेनिंग के लिए उनको वक्त देना चाहिए। इस तरह से राजनीति के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि अगर समय देरी होती है तो वो जो लोग हैं जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने में कैंपेनिंग के दौरान फेल हो सकते हैं जो उम्मीदवार हैं, इसीलिए लिस्ट जाहिर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि उनके जितने भी सीट पर वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं उनकी लिस्ट रेडी है और जब चाहें बीजेपी वो जाहिर कर सकते हैं, पहली लिस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन लगातार जो है बीजेपी इसी बात पर अड़ी हुई है कि 130 सीट उन्हें महाराष्ट्र में इस बार चाहिए क्योंकि लगातार जो 25 साल का गठबंधन है
इतनी ज़्यादा जो सीट्स हैं बीजेपी को शिवसेना ने नहीं दी, लेकिन इस बार वो उतारना चाहती है क्योंकि एक जो फैक्टर है, सबसे अहम फैक्टर इसमें नज़र आ रहा है कि जो मोदी इफेक्ट है जो लोकसभा चुनाव में दिखा, तो बीजेपी यही उम्मीद करती है कि कांग्रेस एनसीपी को पछाड़ने के लिए ये फैक्टर महज काफ़ी हो सकता है महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी इस बार ज़्यादा सीट चाहती है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि सीएम पद को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचातानी है। शिवसेना चाहती है कि उनकी पार्टी की ज़्यादा सीट्स आएंगी तो उनका सीएम खड़ा किया जा सकता है बेहिचक, वहीं बीजेपी चाहती है कि उनका सीएम, हालांकि ये जो है आधिकारिक तौर पर कोई कहने को फिलहाल राजी नहीं है, लेकिन सूत्र इस तरह के बताते हैं कि इस तरह की भी चर्चा है और इस बात को लेकर भी दोनों ही पार्टी में खींचातानी है। अब महज कुछ ही दिन दूर हैं जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बीच खटास लगातार नजर आ रही है, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं आने वाले दिनों में गठबंधन टूट ना जाए। कैमरामैन जतिन बांद्रे के साथ आसिफ रिजवी, P7 न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी की अभी तक खींचतान खत्म नहीं हुई है। साफ तौर पे कांग्रेस ने कह दिया था कि एनसीपी 124 सीटों पे लड़े, लेकिन एनसीपी ने साफ 124 सीटों पे लड़ने से मना कर दिया है। एनसीपी का कहना है कि 288 सीटों में अगर वो लड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ 144 सीटों पर, क्योंकि उससे कम में वो समझौता नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस और एनसीपी पुराने सहयोगी हैं, 10 सालों से महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये बात साफ होती दिख रही है कि यूपीए सरकार जैसे 10 साल तक दिल्ली में रही और यूपीए सरकार अब चली गई है, उसका असर भी महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। इनमें जितनी भी खींचतान हो रही है, एक असर वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में हैं, सोनिया गांधी घर बगल में है, लेकिन दिल्ली में बहुत शांति नजर आ रही है उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि फैसला कहीं ना कहीं से दिल्ली से ही होना है। सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद से होना है और 10 जनपद ठीक यही हैं। 10 जनपद में ही साफ होगा कि आखिर कांग्रेस कितनी सीटों पर मानने वाला है, क्योंकि एनसीपी ने कह दिया है कि अल्टीमेटम साफ तौर पे आज शाम में खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस को एनसीपी ने, उन्होंने कहा है कि 144 सीटों पर कम हम नहीं लड़ेंगे। वही दूसरी तरफ अजीत पवार जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम 2004 की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। हम इसलिए ज़्यादा सीट चाहिए कि हम ज़्यादा सीट जीतने की कुव्वत रखते हैं, और अगर लोकसभा की बात भी कर ली जाए तो लोकसभा में भी एनसीपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कांग्रेस से बेहतर रहा है, ऐसा कहना है अजीत पवार का। और अजीत पवार ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम 2004 की गलती को न दोहराएं, और अगर मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो मुख्यमंत्री पद पर भी अपनी दावेदारी वो स्पष्ट करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि जितने ज़्यादा विधायक जिस पार्टी के जीत के आएंगे उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। इसीलिए हमें कम से कम 144 सीटों पर हमें लड़ना है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी तक ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। इसका अल्टीमेटम अब खत्म होने वाला है, वक्त नज़दीक है, क्योंकि एनसीपी ने आज शाम तक का वक्त दिया है और आज वो अल्टीमेटम की तारीख खत्म होने वाली है। और अब साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी काफ़ी तल्ख रुख अपनाया हुआ है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो पहले से 10 सालों से समझौता चला आ रहा है उसी पर एनसीपी को कायम रखना चाहिए, उसी पर कायम रहना चाहिए। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका इसी तरीके से निर्धारित होती है। यूपीए सरकार में भी बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रही है और अब महाराष्ट्र में भी अभी तक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस ही रही है। इसलिए एनसीपी को साफ समझाना चाहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में अभी भी वो बदस्तूर जारी रखना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर एनसीपी का कहना है कि अब हालात बदले हैं, वक्त बदला है, तो वक्त के साथ साथ पार्टी में और गठबंधन में भी चीज़ों के बदलाव को मानना पड़ेगा। और इस बदलाव की स्थिति में अगर ये ऐसा बदलाव मानना हो तो कांग्रेस भी माने और एनसीपी भी माने। एनसीपी का साफ कहना है कि जब हम हर चीज़ों को मान रहे हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति अब बदल गई है। दूसरी तरफ साफ तौर पे वो देखा जा रहा है किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना की भी गठबंधन में पेच फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव नज़दीक है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर ये खेल चल रहा है, जो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो इस तरीके से खींचतान चल रहा है, या खींचतान ये खत्म होगा।
खत्म होने के बाद गठबंधन कायम रहता है या फिर गठबंधन के दोनों पुराने सहयोगी और सरकार को चलाने वाली दोनों पार्टियां क्या अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन चेतन के साथ आशिफ इकबाल, P7 न्यूज़, दिल्ली।